हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 3 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं, कैसे एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में मैटर चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं। आज हम एक फैक्टर की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात हम करेंगे। टेम्परेचर से कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेटेंट हीट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जो टेम्परेचर स्केल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन, यानी केल्विन से सेल्सियस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर, उस सब के बारे में बात होगी। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर जो हमारा है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। हम गैस कहेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक कॉमन एग्जांपल है वाटर। वाटर जो है ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड स्टेट में आइस की फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में वाटर की फॉर्म में है, और गैसियस स्टेट में अगर गैस की बात करें तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में है। अभी जो तीनों स्टेट्स हैं हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी इंटर कन्वर्जन की जा सकती है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को कन्वर्ट करना या इंटर कन्वर्ट करना, इसी को हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट या वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। समझ में आई बात? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना और वापस फिर से ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। अब ये कैसे किया जाता है? तो 2 तरीके हैं। पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर। यानी कि जो जिस स्टेट में मैटर है उसका टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो उसकी स्टेट भी चेंज होगी। दूसरी चीज बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। आज हम टेम्परेचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से कैसे चेंज आता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिंक्ड हैं, वो भी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले चेंज आता कैसे है? जब हम टेम्परेचर किसी मैटर को, किसी स्टेट ऑफ मैटर को देते हैं तो कैसे बदलाव आता है। जब भी हम सॉलिड, सपोज करो हमारे पास सॉलिड स्टेट है, जब हम इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना, लिंक में उसका भी दे दूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है ये पार्टिकल्स का बना हुआ है। सेकंड पार्ट में हमने बताया था कि पार्टिकल्स जो हैं ये कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी है और ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। पढ़ा था हमने ये। अब जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे सॉलिड को तो क्या होगा, ये हीट जो है इन पार्टिकल्स में अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये पार्टिकल उस हीट को अब्जॉर्ब करेंगे और उससे इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जब हम काफ़ी हीट प्रोवाइड करेंगे, काफ़ी हीट देते रहेंगे सॉलिड को, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? उन मॉलिक्यूल्स, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, हमने ये भी बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था, पार्ट 2 आप जाकर देख लेना। उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिससे वो जुड़े होते हैं। अब जब स्टेज यहाँ तक पहुँच जाए, जब इतनी हीट इनमें आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे, तो क्या होगा, उस स्टेज पर सॉलिड लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं उस सॉलिड के पार्टिकल्स में अब इतनी एनर्जी आ गई है कि वो फ्लो करने शुरू हो गए हैं।
मतलब वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ चुके हैं, अपनी फिक्स पोजीशन से वो बाहर निकल आए हैं और वो फ्लो करने शुरू करते हैं। तो इस स्टेज में सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब लिक्विड में तब्दील हो गया, अगर हम इसको और हीट करते रहेंगे तो क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स हैं वो और हीट अब्जॉर्ब करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती जाएगी। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो लिक्विड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसको भी तोड़ देंगे। मतलब उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि अब वो हवा में उड़ने लगेंगे, वेपर्स की शक्ल में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो तब क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में मैटर चेंज होगा। उसके बनिस्बत जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, हीट अब्जॉर्ब होगी। जब हीट अब्जॉर्ब होगी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे वो क्लोज आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? जिससे वो क्या करेंगे, क्लोज आ जाएंगे। जब क्लोज आ जाएंगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, गैसियस फॉर्म से लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएगा मैटर। ठीक है, फर्दर हम और हीट अब्जॉर्ब करेंगे और ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो क्या होगा, और नजदीक आएंगे पार्टिकल्स जो हैं वो और नजदीक आएंगे, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, काइनेटिक एनर्जी उनकी घट रही है, ये और नजदीक आएंगे। जब और नजदीक आएंगे तो ये सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर इफेक्ट करता है स्टेट्स ऑफ मैटर को। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिंक्ड हैं, मैं उन एक एक को आपको बताता हूं। अब पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है फ्यूजन। इसको हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी कहते हैं। ये क्या है, ये वो प्रोसेस है जिससे एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। या दूसरे लफ्जों में कहें तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको भी हम कहते हैं फ्यूजन। अब फ्यूजन जो है ये एक फिक्स टेम्परेचर पे एक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर फ्यूजन स्टार्ट होती है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द फिक्स्ड टेम्परेचर, इट इज द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट इनटू लिक्विड। मतलब जब एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होती है, जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमारे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे आ जाएगा तो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। 0 से नीचे आइस रहेगी, जब 0 पे पहुंच जाएगा तो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी वाटर में। इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का, वो शो करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर। ये इंडिकेट करता है कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे पानी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मतलब क्या है, उसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। ठीक है, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। आयरन का उससे भी ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ, उसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, इसको शो करता है मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरा जो है पॉइंट, ये दूसरा हम कहेंगे, दूसरी टर्म, वो है बॉइलिंग, और साथ ही है बॉइलिंग पॉइंट भी। बॉइलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। या हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की, हम कहेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की, किसी भी स्टेट नहीं कहेंगे, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की जब हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं उसको, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है लिक्विड, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर्स। जब एक लिक्विड जो है वो उसके वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसका अगला है वेपराइजेशन। उसका अगला है वेपराइजेशन। अब आप बोलोगे भाई बॉइलिंग और वेपराइजेशन जो है ये उसमें भी वेपर बनते हैं, इसमें भी वेपर बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट एट एनी कंडीशन। ठीक है, उसमें मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही हम चेंज कर रहे हैं वेपर्स में, वो हो गया बॉइलिंग। लेकिन वेपराइजेशन का मतलब वो नहीं है, बॉइलिंग की बात नहीं है यहां किसी भी टेम्परेचर की हम बात करते हैं। ये जो है बॉइलिंग जो है ये एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना का मतलब क्या हुआ? इसमें पूरा लिक्विड जो है इन्वॉल्व है, पूरा लिक्विड हीट अप कर रहा है। लेकिन वेपराइजेशन जो है ये सरफेस फिनोमेना है। इसमें लिक्विड की सरफेस जो है वहां से वेपर बनते हैं, नीचे का टेम्परेचर ठंडा हो सकता है। समझ रहे हो बात को? वेपराइजेशन और बॉइलिंग में फर्क है कि वो बल्क फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना है। उसमें बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है, बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है लिक्विड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। जैसे जब बारिश पड़ती है ना, उसके बाद जब धूप निकलती है तो भाप बन के हवा में उड़ती है हमारे सरफेस से, तो ये बॉइलिंग नहीं है, हम पानी को बॉइल थोड़ी कर रहे हैं वहां पे, वो एवापोरेशन, वो वेपराइजेशन है। बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ? हम किसी भी सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, उसके बाद वेपर्स में कन्वर्ट होता है वो, उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। उसके बाद अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली इनटू gaseous state without passing through liquid state, or the conversion of gaseous state of matter directly into solid state without passing through liquid state। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि एक गैस का डायरेक्टली सॉलिड बना देना या सॉलिड का डायरेक्टली गैस बना देना, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत कॉमन है CO2। CO2 गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं या हम कोल्ड करते हैं, इसको कोल्ड करते हैं, जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये कंप्रेस हो जाती है। ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम से क्लोज आ जाते हैं और ये सॉलिड में तब्दील होती है सीधी। इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। अब ये कैसे होता है? ये उतना कॉमन नहीं है लेकिन होता है ये चीज। जैसे आयोडीन है, आयोडीन को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? ये गैस में तब्दील हो जाएगा, बिना लिक्विड में तब्दील हुए गैस में तब्दील हो जाएगा। नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? गैस में तब्दील हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इनको हीट करते हैं तो इनके पार्टिकल्स जो एकदम से एनर्जी गेन करते हैं और एकदम से दूर चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि लिक्विड में क्या होता है, जब हम लिक्विड की बात करते हैं, स्टेट में लिक्विड जब आता है, बीच में लिक्विड स्टेट आती है, तो क्या होता है? पहले वो एनर्जी गेन करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर वो थोड़े दूर जाते हैं, फिर और एनर्जी गेन करते हैं, फिर काफ़ी दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? पार्टिकल एकदम से दूर चले जाते हैं तो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट बन जाती है। जब हम इसको कूल करते हैं, जब ठंडा करते हैं, तो पार्टिकल एकदम से नज़दीक आ जाते हैं तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन का पता चल गया। अब अगला है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? और साथ ही साथ हम बात कर लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की भी। फ्रीजिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर।
जब लिक्विड स्टेट को हम सॉलिड स्टेट में तब्दील करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। जैसे हम पानी जो है उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो जब हम रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हैं तो पानी बर्फ़ में तब्दील होता है, तो वो फ्रीजिंग है, फ्रीज हो रहा है पानी। यानी लिक्विड स्टेट से मैटर की सॉलिड स्टेट बनना, उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। और वो पॉइंट जहां पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरे ख्याल से। अब अगला है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वेपर स्टेट ऑफ लिक्विड या वेपर स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। जब हम वेपर्स को लिक्विड में तब्दील करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी वेपर्स को ठंडा करके उसका लिक्विड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से टर्म्स आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। ये लेटेंट हीट क्या चीज है? लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है? इसको हिडन हीट भी कहा जाता है। हिडन हीट। क्या चीज हो गई लेटेंट हीट? जब भी हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब हम सॉलिड स्टेट को हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट बनती है, यानी कि बर्फ को हीटअप करेंगे, आइस को हीटअप करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को हीटअप करेंगे तो वेपर बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे। जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो क्या टेम्परेचर बढ़ता है? जो नई स्टेट बन रही है उसका टेम्परेचर बढ़ता है? टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जैसे हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं, जब तक वो आइस पूरी मेल्ट नहीं हो जाएगी, पूरा पानी नहीं बन जाएगा, तब तक आप देख लो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठंडा ही होगा पानी। पानी से जब वेपर्स बन रहे हैं, जब पूरा पानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप देखोगे वेपर्स गर्म नहीं हैं, ठंडे ही हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को तब्दील करते हैं, जब तक वो पूरी स्टेट तब्दील नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो वो हीट जो हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो जो हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है फिर, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है? वो जो हीट है वो पार्टिकल्स अब्जॉर्व कर रहे हैं। मैंने कहा था कि पार्टिकल्स जो है वो हीट एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं और काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती है। वो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो उस हीट को अब्जॉर्व करते हैं। तो अब लेटेंट हीट जो है, इसीलिए इसको लेटेंट हीट कहा जाता है, हिडन हीट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इफेक्ट दिखता नहीं है सामने। ठीक है, वो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। जब भी हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर नॉर्मली राइज होता है, उसका टेम्परेचर नॉर्मली राइज होता है। लेकिन जब हम चेंज ऑफ स्टेट को चेंज करने के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर राइज नहीं होता है। तो वो हीट जो हम चेंज ऑफ स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अगर आपको डिफाइन लिखना है तो लिख लो, द हीट एनर्जी विच is supplied to brought a change in state of matter is called latent heat। ये जो लेटेंट हीट है इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, लेटेंट हीट दो तरह की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या चीज होती है? यह है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg of solid state of matter into liquid state at atmospheric pressure। एक सॉलिड स्टेट 1 kg किसी मैटर की सॉलिड स्टेट से उसकी लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट करना, उसके लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करने के लिए 1 किलो मैटर को जितनी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन का मतलब ही होता है सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करना। तो हमारे पास वाटर की जो लेटेंट हीट है वो है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। 1 किलोग्राम आइस को वाटर में तब्दील करने के लिए हमको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या इतनी हीट की ज़रूरत हम कहेंगे पड़ती है। उसी तरह से है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 किलो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डिफाइन अगर करें तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg of liquid into its vapors at its boiling point without rising temperature is called latent heat of vaporization। कहने का मतलब क्या है इन शॉर्ट, यानी कि 1 किलो लिक्विड को जब हम उसके वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जब हमने पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करना है, 1 किलो हम कहेंगे, 1 लीटर हम कहेंगे, 1 किलो हम कहेंगे, 1 केजी यहाँ पे लिखा जाता है। 1 केजी को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हीट लगेगी, हमको लगती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। जूल, ठीक है, इतनी हीट हमको लगेगी 1 किलो पानी को उसके वेपर्स में तब्दील करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको लेटेंट हीट के बारे में सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, उसके बारे में आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बारी आ जाती है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर की जो है वो 3 स्केल्स हैं, आपको पता ही है। आपको पता ही है कि टेम्परेचर की कितनी स्केल्स हैं, 3 स्केल्स हैं। एक है सेल्सियस स्केल, दूसरी है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरी है केल्विन स्केल। अब अगर हमको इन 3 में से किसी एक स्केल में टेम्परेचर दिया हो और हमने दूसरे में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम रिलेशन की बात करेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो जब भी टेम्परेचर दिया होता है डिग्री सेल्सियस में तो उसको फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए हम रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए हम इस रिलेशन इस्तेमाल करते हैं 9/5 इंटू C + 32। ठीक है, ये है उसकी इक्वेशन। जब हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करेंगे हम, डिग्री सेल्सियस में निकालना होगा तो 5/9 इंटू F-32। ठीक है, ये है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। अब हमारे पास अगर केल्विन में और सेल्सियस की बात करें तो हमारे पास अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और अगर हमने सेल्सियस में निकालना है तो K-273.16, ये एक्यूरेट है। 273 जो है इसको लिखा जाता है, 0.16 को इग्नोर किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन ये एक्यूरेट ये है। अगर हमारे पास सेल्सियस में दिया है और केल्विन में निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये रिलेशन है। अब हमारे पास अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, C डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना है, 5/9 इंटू F-32 है ना। हमारे पास K क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 है। अब हम यहां पर C की वैल्यू अगर पुट करें ये वाली तो क्या आएगा, 5/9 F-32 प्लस 273.16 निकला। जब हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया होगा और केल्विन में निकालना होगा तो हम इस रिलेशन से निकालते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में दिया होगा और फ़ारेनहाइट में निकालना होगा तो हमारे पास रिलेशन क्या है, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो क्या रिलेशन है, 9/5 इंटू C + 32 है हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो C की जगह हम
वैल्यू लगा लेंगे तो क्या लगेगी, सी की जगह वैल्यू 9/5, सी की जगह वैल्यू क्या लगती है, k - 273.16 प्लस 32। अब आप बोलोगे ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई, मैंने बताया था आपको कि जब हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर दिया होता और सेल्सियस में निकालना होता है, तो सेल्सियस में हम कैसे निकालते हैं, जो भी टेम्परेचर है केल्विन का उसमें से -273.16 निकाल देते हैं। यहाँ मैंने बताया ये तो वही सी की वैल्यू हमने यहाँ लगाई, तो ये निकल गई डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू। इस रिलेशन से फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री है वो इस रिलेशन से निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है स्टेट्स ऑफ मैटर को, साथ ही साथ कौन कौन सी टर्म से जुड़ी हुई हैं, लेटेंट हीट क्या होता है और कैसे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ जिन बुक्स से मैं ये मटेरियल कंपाइल कर रहा हूँ उनके बाइंग लिंक्स मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। अच्छी किताबें हैं, अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, अच्छा जो है राइटिंग स्टाइल भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी किताबें हैं, मेरे पास खुद है, मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको यकीन ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक्स दिखा दूंगा। मेरे पास NCERT की बुक है, मेरे पास एस चंद पब्लिकेशन की बुक है, मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। तीनों किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। NCERT की तो खैर अच्छी ही किताब होती है, तो बाकी दो बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी किताबें हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।